नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज देखेंगे संपूर्ण हिंदी के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपी टेट एंड अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरह की रिवीजन क्लास है जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वर्णमाला एवं ध्वनियाँ। जो ना स्वर है और ना व्यंजन है वे क्या कहलाते हैं? तो ये आयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में आयोगवा वर्ण कौन से हैं? तो यह है अंग, अनुस्वार और अड़ है, जिसे जिसे बोलते हैं विसर्ग। ठीक है। अंत व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं रे, ये, रे, लेव। अंत अंत्यस्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, कौन से? अंत्यस्त व्यंजन ये, रे, लेव होते हैं। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ये होते हैं से है। ठीक है, ये चारों ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, कई बार पूछे गए हैं यूपी टेट में, पीवाई क्यूज में। फिर से का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये तालव्य से है। ठीक है। फिर ये वाले जो से सट कोण वाला, ये उच्चारण स्थान क्या है इसका? तो इसका है मूर्धन्य से। से सलजम वाला, इसका उच्चारण होता है दंत। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये। उच्चारण स्थान आते हैं जरूर। है का उच्चारण स्थान तो है जो है कंठ से बोला जाता है। ठीक है। फिर जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे आकारांत कहते हैं। ठीक है, और जिनके अंत में जैसे ई आता है तो इन्हें इकारांत बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो लास्ट में आता है उसी के हिसाब से इकारांत आकारांत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम संधि के प्रमुख नियम। तो यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि प्लस अपि। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं। चिन्ह में का संधि विच्छेद, तो चित्त प्लस में, इसमें व्यंजन संधि होगी। फिर है अन्विक्षा। तो अन्विक्षा में अनु प्लस इच्छा, तो यण संधि हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, संधि विच्छेद आते हैं यहाँ। फिर है वागीश। तो वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वाग प्लस ईश, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर है सचिनानंद का संधि विच्छेद। तो सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। ठीक है, तो ये कैसी है? ये भी एक प्रकार की व्यंजन संधि है। इसमें तीन वो है, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। महोत्सव, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महा प्लस उत्सव, तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। संधि के प्रमुख प्रकार कितने होते हैं? तो तीन प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम समास। तो हथकड़ी और रसोई में कौन सा समास होगा? तो हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, और रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, इंपोर्टेंट है। अब देखेंगे यथाशक्ति और यथासंभव में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये अव्यय भाव समास हो जाएगा। ठीक है, और ये उपयुक्त युक्त होता है, उपसर्ग युक्त। तो इसमें जैसे कि यथा जो है क्या है? एक तरह का उपसर्ग है। तो जिस शब्द में पहले उपसर्ग आ रहा होता है तो उसमें अव्यय भाव समास हो जाता है। आगे देखते हैं दशानन, 10 मुख वाले रावण को। ठीक है, तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। दशानन। चलिए आगे देखते हैं। पतझड़, विशेष ऋतु, तो कौन सा समास हो जाएगा? इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, अर्थात शिव, इसका मतलब होता है शिव भगवान जी। ठीक है, तो अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंधकूप में समास, तो एक कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि विशेषता बताने वाला होता है ये कर्मधारय समास। तो अंधा कुआ। ठीक है, तो कुएं की विशेषता बताई जा रही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नील कमल में कौन सा समास पाया जाता है? तो नील कमल में कर्मधारय समास पाया जाता है। फिर है चौराहा। तो चौराहा में कौन समास है? तो इसमें द्विगु समास है, तो मतलब इसमें जो है पहला शब्द संख्यावाची होता है। तो चौराहा मतलब चार राहों का समूह। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं देशांतर। देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम कारक, लिंग और वचन। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ अलगाव का भाव आ रहा है। ठीक है, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं मतलब अलग हो रहे हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। ठीक है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें से, ठीक है, से जुड़ा हुआ है, तो इसमें करण कारक हो जाएगा, साधन, क्योंकि किसी साधन के द्वारा किसी काम को करा जा रहा है। ठीक है, कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये एक तरह की रिवीजन क्लास है, इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं इसमें। हिंदी में हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द तो कौन कौन से? प्राण, जो हर समय बहुवचन में रहता है। हस्ताक्षर, दर्शन और आंसू, ये चारों ही वर्ड हर समय जो है बहुवचन में होते हैं। ठीक है। फिर है कवि। तो कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग क्या है? तो होगा कवयित्री। ठीक है, इंपोर्टेंट है इसकी जो है वो भी पूछी जाती है, वर्तनी, शुद्ध वर्तनी भी पूछी जाती है।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो दोनों जय आधे होते हैं इसमें, ठीक है। उज्ज्वल इस तरह लिखा जाता है। किसी अमूर्त भाव को क्या कहते हैं? तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिन्हें हम देख नहीं सकते, अमूर्त भाव होते हैं, जैसे कि शत्रुता, बुढ़ापा, ठीक है। इन्हें हम छू भी नहीं सकते, तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे देखते हैं। शब्द भेद एवं अर्थ, ठीक है। तो हाथ का तत्सम रूप क्या है? हस्त होगा। और आग का तत्सम रूप अग्नि। तो तत्सम कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तत्सम। अब देखते हैं सूरज का तत्सम क्या है? तो सूर्य। तरणी और तरिणी का क्रम से अर्थ क्या हुआ? तो तरिणी इसका सूर्य है, और तरिणी का हो जाएगा नाभ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अब देखते हैं अनल। अनक अनल का हो जाएगा तत्सम आग हो जाएगा, और अनिल का हो जाएगा हवा। फिर है दामिनी। तो दामिनी शब्द किसका पर्यायवाची है? तो बिजली का पर्यायवाची है, ठीक है। इसे चपला या तड़ित भी कहते हैं बिजली को। अब देखेंगे अरविंद शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ये कमल, जलज और पंकज का पर्यायवाची, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए ये सारे जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण विलोम शब्द। तो स्थावर का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जंगम। उत्कर्ष, उत्सर्ग का सही विलोम अपकर्ष हो जाएगा। उन्मुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख, ठीक है। उन्मुख का विमुख। अपेक्षा का विलोम हो जाएगा उपेक्षा, ठीक है। सही विलोम क्या हो जाएगा? उपेक्षा। फिर है अंधकार का विलोम शब्द। तो अंधकार का हो जाएगा प्रकाश। कृतज्ञ मतलब जो उपकार ना मानने वाला होता है, उसका विलोम हो जाएगा कृतघ्न, मतलब उपकार ना मानने वाला। मतलब कृतज्ञ होता है उपकार मानने वाला, और कृतघ्न उपकार ना मानने वाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना जरूर। मुहावरे एवं वाक्यांश। तो घड़ों पानी भरना, मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब बहुत लज्जित होना। फिर है का वर्षा जब कृषि सुखाने, इसका अर्थ हो जाएगा समय बीत जाने पर सहायता व्यर्थ होना, ठीक है। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ है तो एक कारण बहुत प्रिय होना, ठीक है। इसका अर्थ है एक कारण बहुत ही प्रिय होना, नाक का बाल होना। पेट में दाढ़ी होना, इसका अर्थ हो जाएगा छोटी उम्र में बहुत चालाक हो जाना। तो इसका मतलब होता है पेट में दाढ़ी होना। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? तो जब जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ, ठीक है। जिसे मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अमापित, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है, तो ये हो जाएगा औदार रहता, ठीक है। इंपोर्टेंट है, औदार रहता। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम अलंकार एवं छंद। तो तरनी, तनुज, तट, कमाल, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें अनुप्रास हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है अनुप्रास अलंकार में। तो यहाँ पर देखिए, तो तय वर्ण की आवृत्ति बार बार है, जैसे तनित, तरुणा, तत् और तमाल, ठीक है। तीनों में, चारों में ही तय तय की वर्णों की आवृत्ति हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं कनक, कनक तय सौगुनी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा अलंकार? यमक हो जाएगा। इसमें शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन अर्थ अलग होता है। जैसे कि यहाँ कनक है, तो दो बार आवृत्ति हुई है, लेकिन इसका जो है अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कि एक कनक का मतलब है यहाँ धतूरा, और एक का मतलब है सोना, ठीक है। आगे देखते हैं खग कुल कुल सा बोल रहा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। आगे देखते हैं चरण कमल बंदो हरि राय। इसमें कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। इसमें अत्यधिक समानता होती है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में, ठीक है। और ये सममात्रिक छंद होता है एक तरह का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ये पिंगल ऋषि, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। हिंदी साहित्य में जो छंद शास्त्र के जनक है वो है पिंगल ऋषि। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। रामचरितमानस में मुख्य रूप से किस छंद का प्रयोग है? तो दोहा और चौपाई का प्रयोग होता है रामचरितमानस में। चलिए आगे देखते हैं। रस, शास्त्र और सिद्धांत। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो होता है रति या प्रेम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, एक क्वेश्चन जरूर आता है स्थायी भाव से। फिर देखते हैं शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक है करुण रस का स्थायी भाव, ठीक है। झांसी की रानी कविता में किस रस की प्रधानता है? तो जो झांसी की रानी कविता है उसमें वीर रस की प्रधानता है। और जो वीर रस का स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। हिंदी में रसराज, रसों का राजा किसे कहा जाता है? तो हिंदी में जो रसों का राजा कहा जाता है वो है श्रृंगार रस, ठीक है। रस संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है? तो वो है हमारे भरत मुनि। इन्हें हम
रस संप्रदाय के जनक मानते हैं। रसों के स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 11, ठीक है। कितने होते हैं स्थायी भाव? 11 होते हैं। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य प्रमुख महाकाव्य, तो काम में आए नहीं। महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ये है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। जिसमें कितने सर्ग हैं? कुल 15 सर्ग हैं कामायनी में, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साकेत, भारत भारती और पंचवटी किसने लिखी है? तो ये लिखी है हमारे मैथिली शरण गुप्त ने, ठीक है। इंपोर्टेंट वो है इनकी कविताएं, रचनाएं मतलब। आगे देखते हैं। पद्मावत की रचना किसने और किस भाग में की है? तो जो पद्मावत है इसकी रचना की है मलिक मोहम्मद जायसी ने, और ये इन्होंने की है अवधी भाषा में, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है किस भाषा में लिखी गई है पद्मावत। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। इसके रचयिता कौन है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। तो प्रिय प्रवास जो है इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है, ठीक है। इंपोर्टेंट फैक्ट है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता है हमारे चंद्रवरदाई, ठीक है। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक में है, ठीक है। कितने भागों में है? तो 3 भागों में है, जो कि साखी, सवद और रमैनी, ठीक है। 3 भाग किसके हैं? ये बीजक के ही हैं। तो इसमें ही कबीर की वाणी का संग्रह है तीनों में। तुलसीदास, परिमल, अनामिका किसकी रचना है? तो तीनों ही सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है, ठीक है। कौन कौन सी? तुलसीदास, परिमल और अनामिका। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। अब देखेंगे प्रसिद्ध उपन्यास, नाटक और गद्य। गोदान, गबन, निर्मला और रंगभूमि के लेखक कौन है? तो वह मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। 2 क्वेश्चन जरूर लाते हैं इसमें से यूपी टेट में, रचनाओं में से, ठीक है। तो याद रखना आप, बहुत जरूरी है आपके लिए। मुंशी प्रेमचंद का वह उपन्यास जो अधूरा रह गया, तो मंगलसूत्र जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है जो कि अधूरा रह गया था। और इसको पूरा किसने किया? तो वो थे अमृत राय, ठीक है। इनके ही पुत्र थे ये अमृत राय, इन्होंने इसको पूरा किया है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मेला आंचल किसने लिखा है? तो ये फडणवीस नाथ रेणु, ठीक है। रेणु ने क्या लिखा है? पहला आंचलिक उपन्यास मेला आंचल लिखा, ठीक है। कभी कभी इनका नाम खाली रेणु भी दिया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन में। तमस और चीफ की दावत के रचनाकार कौन है? तो ये हमारे भीष्म साइन, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखते हैं अंधा युग गीत नाटक किसकी रचना है? तो ये है धर्मवीर भारती की, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? तो ये हमारे मोहन राकेश, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन, और ये कालिदास के जीवन पर लिखी गई नाटक है, ठीक है। इंपोर्टेंट है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसने लिखा? तो लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट। चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? तो चिंतामणि निबंध संग्रह है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। साहित्य युग और प्रमुख उपनाम तो देख लेते हैं। तो इनके उपनाम क्या है? छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं वो हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ठीक है। ये चारों जो है छायावाद के 4 स्तंभ कहलाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये हमारे हरिवंश राय बच्चन, तो ये हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और मधुशाला इन्होंने लिखी थी, इनकी रचना है, बहुत बड़ी कविता है मतलब। मधुशाला बहुत ही फेमस है जो कि। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव दास जो है इन्हें हम कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, ठीक है। आधुनिक काल या गद्य काल का जनक किसे माना जाता है? तो वह हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। इन्हें हम आधुनिक काल या गद्य काल का जनक कहते हैं। हिंदी का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो वह हमारे मैथिली शरण गुप्त, इन्हें हम क्या कहते हैं? हिंदी का राष्ट्र कवि। फिर है प्रकृति का सुकुमार कवि, तो ये है सुमित्रा नंदन पंत जी, जिन्हें हम प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथा सम्राट उपन्यासकारों का उपन्यासकार, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो ये हमारे मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? कथा सम्राट कहते हैं। उपन्यासकारों को उपन्यास कहते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो जो एक भारतीय आत्मा है किसे कहते हैं? ये कहते हैं हम माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, ठीक है, एक जरूर पूछा जाता है इसमें। तो अब देख लेते हैं हम। महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला?
तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था चिदम्बरा के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो ये कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, क्या मिला था इन्हें? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कला और बूढ़ा चांद के लिए। पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस पर मिला? तो किस पर मिला था? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये लोकायतन के लिए दिया गया था इन्हें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और हुंकार के रचयिता कौन है? तो ये रामधास जी सिंह दिनकर, ठीक है। फिर है कमल का सिपाही किसने लिखी? तो ये अमृत राय ने लिखी है, इंपॉर्टेंट है जो कि, ठीक है, प्रेमचंद की जीवनी है जो। तो हमारे यहाँ पर 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, जो कि यूपी टेट के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट में अपने सुझाव देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना इसकी PDF प्राप्त करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।